जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम क्लास 10th के गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो क्लास 10th के जो सिलेबस है वो नए सेशन यानी जो वर्ष 2023-24 का जो NCERT का नया सिलेबस आया है उसके अनुसार कराया जाएगा। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये हमने पिछली कक्षा यानी 9th में इनका जो अध्ययन है वो विस्तार से किया है, फिर भी यहाँ पर इनका एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा डेफिनेशन लिखी है। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा PQ पूर्णांक हो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/2, 1/2, 5/2 आदि और भी संख्या हो सकती हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके और वहाँ पर Q की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 हो। वह P और Q दोनों पूर्णांक हो। वह इनका जो HCF है किसका, P और Q का, वो 1 होना चाहिए, यानी HCF ऑफ P और Q का 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती हैं तो जो वह संख्या होगी क्या होगी, परिमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में उसको लिखा जा सके और Q वहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q पूर्णांक हो और उनका HCF जो हो वो 1 हो। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं। जैसे नंबर 1 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो इनको क्योंकि इनको परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, ऐसे ही 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। जो दूसरी संख्या वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से, अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती हैं, यानी जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और कहाँ तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या में जो 0 है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर जो 0 है इसको पूछा जाता है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है। आगे नेक्स्ट जो संख्या आती है वो आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, अगर पूर्ण संख्याओं के साथ हम इनके जो प्राकृतिक वैल्यू की नेगेटिव मान को भी शामिल कर लेते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से, ये पूर्णांक कहलाते हैं। 0 से जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और जो 0 से छोटी वैल्यू होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और 0 यहाँ पर न धनात्मक होता है न ऋणात्मक। अब यहाँ पर
जो पूर्णांक हैं इनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे -3/1 या -2/1, ये भी परिमेय संख्या है। तो अब मैंने इनको यहाँ पर परिभाषा के रूप में भी लिखा है कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q ≠ 0 तथा p और q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे 3/2, 1/2 और 5/2 आदि। अब आगे आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है वह संख्या जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3, पाई और 0.01, 001, 001 आदि। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। या ये कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब इस चैप्टर का जो कि मेन टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ से आपसे बोर्ड क्लास में अवश्य ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो हमारी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, भाज्य और अभाज्य। इनको समझ लेते हैं क्या होता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं हम 6 और एक लेते हैं 8। यहाँ पर देखते हैं 6 जो होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी होता है, और ये स्वयं से भी डिवाइड होगा 6। तो ऐसे ही 8 जो होगा 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, स्वयं से भी और 1 से भी। तो या ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 या 2 से, यानी वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। या वह संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? मान लीजिए 2, 3, 5 ये संख्या हैं। तो ये 2 जो है या तो 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से। ऐसे ही 3 जो है या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से। ऐसे 5 है या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या वह संख्या जो केवल 2 संख्याओं से ही विभाजित होती है, या तो खुद से या 1 से, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, या उनके जो फैक्टर होते हैं वो 2 होते हैं। इस प्रकार भाज्य अभाज्य में आप अंतर समझ सकते हैं। अब जो स्टेटमेंट में कहा गया है, जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है कि कोई भाज्य संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ये भाज्य संख्या है। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, भाज्य गुणनखंड फैक्टर करते हैं, तो क्या होंगे? 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पर 6 क्या है? ये भाज्य संख्या है, और ये 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय यही तो है कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए गुणनखंड है आपके 3 गुणा 2
गुणा 5 गुणा 7। अगर ये मान लीजिए 210 के गुणनखंड हैं, अगर इनको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये जो मान होता है इनका, यानी अगर हम इनके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अगर 210 के फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और अगर हम इसके क्रम को बदलते हैं, 2 को पहले लिख दें और 3 को बाद में लिख दें, गुणा 5 गुणा 7, तो ये अगर फैक्टर जो हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड, इनके क्रम को चेंज कर दिया जाता है तो इनका जो मान होता है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो इसमें जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसमें यही कहा गया है कि क्रम के बिना वो क्या रहता है, अद्वितीय होता है। अब चलते हैं आगे। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उससे एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए, जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड लेते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, जैसे 6 और 20, यानी 6 और 20 दो संख्याएं हैं। इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो निकालिए। तो पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। 3 अभाज्य है तो 3 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। तो और जब इसके करेंगे 20 के, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 से काटेंगे, 2 दिशाम 20, फिर 2 से काटेंगे 5 और फिर 5 कटेगा 5 से एक बार। तो इनके जो फैक्टर आते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड जो आते हैं, 6 के आए 2 गुणा 3 और 20 के आए 2 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 पंजे 20। यहाँ पर 2 दो बार आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 5। तो क्या है कि जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर, 2 दोनों में है, 6 में भी के फैक्टर में भी है और 20 के में भी। तो जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये दोनों संख्याओं के, इसमें जो उभयनिष्ठ है उसके क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात का गुणनखंड लेते हैं। तो इसमें लेंगे सबसे छोटी घात क्या है, 2 की जो है वो है पावर है। तो एचसीएफ जो निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका, 6 का और 20 का, तो निकलेगा वो निकलेगा 2 की पावर 1, क्योंकि सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की 1 ही है, और ये होगा 2। इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एलसीएम, तो एलसीएम जो निकालेंगे उसमें क्या करते हैं, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को, यानी जो सबसे बड़ी घात होगी अभाज्य गुणनखंड की, बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। उसी संख्या को लेते हैं। मान लीजिए 6 और 20 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 6 के जो फैक्टर आए थे क्या आए थे, 2 गुणा 3, और 20 के जो आए थे यानी 20 के जो फैक्टर आए थे वो आए थे 2 गुणा 5। इसको हमने लिखा था 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दो बार लिखा है, और 5। अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6 और 20 का, तो इसमें क्या लेते हैं, बड़ी घात का गुणनफल। तो बड़ी घात का गुणनफल क्या है, यहाँ पर जो बड़ी घात क्या है, 2 की, 2 उभयनिष्ठ भी है इसमें, और बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2। अब जो बचा है उसको भी लेते हैं इसमें। तो कितना बचा है, 3। एचसीएफ में क्या करते हैं, केवल उभयनिष्ठ को ही लेते हैं, और इसमें उभयनिष्ठ को तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचेंगी उनको भी लेते हैं, 3 और यहाँ बचा 5। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60। इस तरह से आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। आप चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। जो एचसीएफ तथा एलसीएम है उसमें एक संबंध होता है, उसको देख लेते हैं, जो आगे प्रश्नावली में काम आएगा। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, उनके लिए जो संबंध होगा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी, ए और बी, ए क्रॉस बी, बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी, यानी ए बी का एचसीएफ गुणा
ए बी का एलसीएम। तो ये इनमें संबंध होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणा उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। तो आप इसका यूज हम आगे प्रश्नों में करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। इसका प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इनको अभाज्य गुणनफल खंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है 140, इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो करिए, इसके हम फैक्टर करते हैं इस तरह से अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा। सबसे पहले छोटी संख्या से कोशिश करते हैं, नहीं कटता तो उससे नेक्स्ट आने वाली संख्या से चेक करते हैं इस तरह से। तो अब इससे 2 से कट जाएगा ये, तो 2 सत्ते 14 और 0। फिर ये 2 से फिर कट जाएगा तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये 35 नहीं, 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। यहाँ पर 7 जो है अभाज्य संख्या है तो नहीं कटेगी, तो स्वयं से कटेगी, तो 7 एकम 7। तो जो 140 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से 1 2 ज़्यादा लिख गया यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर 2 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो ये 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आ गए ये। तो आपका आंसर होगा ये। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो कि दिया है 156 है, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो करिए इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको 2 से काटिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 18 हो गए और 2 नैम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसको फिर अब ये 13 अभाज्य संख्या स्वयं से कटेगी तो 13 एकम 13। अब यहाँ पर जो 156 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं, यानी जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पर 2 2 बार लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जो इसका है थर्ड पार्ट उसको देख लेते हैं। ये है 38 25, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो करिए 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, काटिए इसको, कितने से कटता है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 12 से 75 बार कटा। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 25, कट गया। अब ये 5 से फिर कट जाएगा, 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85 होते हैं। अब 17 अभाज्य संख्या यहाँ पर ये स्वयं से ही कटेगी तो काटिए, 17 एकम 17। यहाँ जो 3825 के जो फैक्टर आए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। 3 2 बार लिखा गया है तो 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और गुणा 17। तो इसके 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गए 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्योंकि 2 बार लिखा है और गुणा 17। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
फोर्थ जो कि है 5005, इसके फैक्ट अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको। तो करिए अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये फिर 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। तो काटिए इसको और ये कटेगा 143 बार। आप रफ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका आएगा 143। अब इसको हम काटेंगे, 11 से कट जाएगा ये। 11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 33। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो जो 5005 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसका आंसर ये होगा। इसी प्रकार अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5th पार्ट, और वो है 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो करिए इसको, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये आप इसको 17 से कटेगा। एक बार चेक कर सकते हैं आप, रफ कॉपी पे चेक कर लीजिए। समय बचने के लिए डायरेक्ट काट के दिखाया जा रहा है आपको। 17 से कटेगा ये 4 बार, 17 चौका 68, और फिर कटेगा ये 17 × 51, और फिर ये 7 बार कटेगा। अब ये 437 19 से कट जाएगा, कितनी बार? 23 बार। और 23 अभाज्य संख्या तो 23 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए किसके? 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 17 गुणा 19 गुणा 23। इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर, जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो चलिए हल करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। इनके पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, 13 दूनी 26, और 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। और तो 26 के जो फैक्टर आए हैं यानी अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आएंगे 7 से कट जाएगा, 13 बार, 13 7 91 होते हैं, 13 13 से ही कटेगा एक बार। तो जो 91 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए 7 गुणा 13। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 26 और 91 का। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जो उभयनिष्ठ है वो इसमें 13 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं? जो उभयनिष्ठ होता है उसकी सबसे छोटी घात को देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है? 13 की एक ही घात है तो 13 आ जाएगा इसका। अब देखते हैं एलसीएम 26 और 91 का। इसमें क्या दे दें? जो उभयनिष्ठ है उसको तो लेते ही हैं, और जो छूट जाता है उसको भी ले लेते हैं। 2 और फिर 7। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 182। एलसीएम आ गया इसका 182। अब क्या करते हैं? इसकी जांच करके दिखानी है। तो जांच कर लीजिए, जांच। तो जांच में क्या करना है आपको? ये दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये जांच करके आपको बताना है। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं आपकी? 26 गुणा 91
और इनका एलसीएम क्या आया, 13 गुणा 182। यह है, इनकी आप जांच करके देख लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप किसकी, 26 और 91 की गुणा करेंगे और 13 और 82 की गुणा करेंगे, तो इनमें जो है इनका जो वैल्यू निकल के आएगी वो बराबर आएगी। तो एक बार रफ पे करके चेक कर लीजिएगा, या तो देखते हैं 13 की और 182 की करते हैं। 13 इसमें 182 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी, 13 और 182 कर रहे हैं, देखिए 3 दूनी 6, 3 और 8 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 3 और 8 24 का 4 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब 82 आ जाएगा यहाँ पर, एक बार मल्टीप्लाई होगी तो 6 6 8 5 13 का 3 2, ये आ जाता है 2366। तो इसका भी मल्टीप्लाई होकर आएगा 2366। जब 26 और 91 करेंगे तो आप करके देख लीजिए इसको रफ पर, तो ये आ जाएगा 2366। तो आपकी ये जब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाता है एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के, तो आपका आंसर सही है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 510 और 92। पहले इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। काटिए 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 10 2 पंजे 10। अब इसको काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 और 8 24, 1 बचा 3 पंजे 15, 85 5 से कट जाएगा, 17 पंजे 85 और 17 अभाज्य संख्या है तो ये केवल स्वयं से कटेगी, तो 17 एकम 17। तो जो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 92 करेंगे तो ये काटिए, इसको 2 से कट जाएगा, सॉरी गला खराब है इसके लिए सॉरी। तो काटेंगे 2 से इसको, तो ये 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा ये 40, 23 बार। 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा एक बार। तो ये 92 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 23। अब एचसीएफ निकालेंगे किसका, 510 और 92 का। तो यहाँ पर देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ इसमें क्या है 2, और क्या लेते हैं जो उभयनिष्ठ होता है उसकी छोटी घात। तो छोटी घात कितनी है, 2 की पावर 1, तो 2 ही होगा। अब एलसीएम निकालेंगे इसका 510 और 92 का। तो ये आएगा जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी घात, 2 उभयनिष्ठ है इसमें, उसकी बड़ी घात लेंगे 2 की पावर 2, और जो बची हुई संख्या है सबको लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 बचा 5 बचा और गुणा 17 और फिर गुणा 23। इन सब का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, यानी 2 की पावर कितने होते 4 गुणा 12 पंजे 60 और 17 गुणा 23, तो गुणा होकर आता है 23,460। आपने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब इसकी जांच करते हैं। जांच करेंगे तो वही जांच में क्या होना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यानी एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है दोनों संख्याओं के। तो 2 संख्या कौन कौन सी हैं, 510 गुणा 92
इनका जो गुणनफल है बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो एचसीएफ 2 है और एलसीएम जो है 23,460 है। तो जब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 की इसमें कर लीजिए, तो 2 का जब इसमें करेंगे तो ये आएगा 46,920। इसी प्रकार इस 510 और 92 का करेंगे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, तो इसका भी आएगा 46,920। इस तरह से दोनों पार्ट बराबर आ जाएंगे और आपका सवाल सही है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में आपको 336 और 54 का निकालना, पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो 336 के करिए अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 13 होगा, 2 छिक्का 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 168 बार। अब फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 84 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 21 बार, और 21 नहीं कटेगा 2 से तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो आपके जो 336 है इसके जो फैक्टर आ गए यानी अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7। तो 2 यहाँ पर 4 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब करके देख लेते हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा 27, तो 3 से काटेंगे, 3 नैम 27। फिर 9 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो जो आपके 54 के जो फैक्टर आए हैं अभाज्य गुणनखंड वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। यहाँ पर 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3। अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऑफ 336 और 54 का तो कितना आ जाएगा? देखिए 54 इसमें 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं सबसे छोटी घात लेते हैं। तो जो इसका एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 1, तो 2 की घात 1 गुणा 3 कॉमन है दोनों में, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो सबसे छोटी घात कितनी है 3 की? वो 1 है। तो 2 की पावर 1 2 ही होता है और 3 की पावर 1, तो 2 तिया 6 आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं एलसीएम निकालते हैं 336 का और 54 का। तो जो एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 4 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और बचा कितना? यहाँ पर 7 अंक बचा, तो 7 को भी ले लेते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा गुणा 7। सबकी गुणा करते हैं एक साथ तो ये आता है 3024। ठीक है, अब जांच करते हैं। तो जांच में वही 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्या कौन कौन सी हैं? 336 गुणा 54 और एलसीएम कितना है? एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये भी आता है 18,144 और इसकी भी गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 18,144। इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दे रखे हैं, इनके क्या करना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है 12, 15 और 21, इनके आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम
3। तो जो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको लिखा जा सकता है 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3, इस तरह से। अब आप 15 के कर लीजिए। तो 15 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 15 के होंगे 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसके आ जाएंगे 15 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 के करेंगे तो 21 के हो जाएंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, इस तरह से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए 21 के, तो 21 के आ जाएंगे 3 गुणा 7। अब क्या करना है आपको, HCF और LCM निकालना है। तो HCF किस किस का, 12 का, 15 का और 21 का कितना आएगा। उभयनिष्ठ देखिए कौन सा है, 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और सबसे छोटी घात 1 ही है तीनों की, तो 3 आ जाएगा। LCM निकालेंगे 12, 15 और 21 का। देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ है कोई, तो उभयनिष्ठ 3 तो है तो 3 तो लिखेंगे। उसके बाद जो संख्या बची है उनको और ले लेते हैं, 5 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 12 21 का। तो देखते हैं इसमें 3 तो सब में उभयनिष्ठ है, 3 तो लेंगे ही। जो बची हुई संख्या हो उनको भी ले लेते हैं। यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 7 और ऊपर बचा है 2 की पावर 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 पंजे 15 और 105 में क्या करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। आपका आंसर ये होगा 420। अब सेकंड पार्ट है इसका, 17, 23 और 29। ये अभाज्य संख्या है, तो इनके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का क्या होगा, 1 होगा और स्वयं 17 होगा। इसी प्रकार 23 का 1 होगा इसका और 23। इसी प्रकार 29 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा इसका और 29। ठीक है, इस प्रकार। अब देखें HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 17 और 23 और 29 का। इसमें कॉमन क्या, केवल 1 है तो 1 ही आएगा इसका। एलसीएम 17, 23 और 29 का, तो एलसीएम जो आएगा इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 11,339। ये आपका आंसर होगा, HCF 1 और एलसीएम ये। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड वाला, 8, 9 और 25, इनका HCF और LCM निकालना है। तो देखिए 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 3 बार लिखा गया। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 बराबर 3 की पावर 2। अब 25 बचा, 25 के भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 2। अब यहाँ पर इनके HCF और LCM निकालने हैं, तो HCF निकालेंगे 8, 9 और 25 का। तो देखिए इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसी प्रकार LCM निकालेंगे 8, 9 और 25 का। तो देखिए यहाँ पर कॉमन कोई नहीं है, सबको लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। जब सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 3 कितना होगा, 8, और ये 3 की पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा, और गुणा 5 की पावर 25। तो जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 9 72 गुणा 25, और मल्टीप्लाई करेंगे जब 25 की 72 में तो ये आता है 1800। तो एलसीएम हो जाएगा 1800। आपका आंसर ये HCF 1 और LCM 1800। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। HCF दिया है 306 और 657 का 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है आपको, यानी HCF ये दिया है और LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का, ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं हल। दिया क्या क्या है, देखिए HCF ऑफ 306 और
657 का जो एचसीएफ दिया है वो 9 है। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक संख्या ए बराबर तो है 306 और बी बराबर क्या है 657, ये दो संख्याएं हैं। तो अब अभी हमने पढ़ा था पीछे कि एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध होता है उसके द्वारा हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम ए इंटू बी का। ये संबंध अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, इसका यूज करेंगे। तो रखिए वैल्यू। संख्या पहली कौन सी है 306, दूसरी कौन सी है 657, बराबर एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा 9। 9 से ये संख्या कट सकती है, ठीक है। 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 3 बार 9 सत्ते 63, 2 बचा और 3 नैम 9 तिया 27, 73 बार कट सकती है ये। अब इसका 73 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 22,338। ये आपका आंसर होगा, यानी जो एलसीएम निकल कर आता है इनका वो होगा 22,338। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 पर किसी संख्या को समाप्त होने के लिए ये शर्त होती है कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या गुणा 5 ये आते हैं, दोनों अभाज्य संख्या आती हैं, तो क्या होता है संख्या 0 पे समाप्त होती है। अब यहाँ जो संख्या दी है आपको, इसको हल करते हैं। 6 की पावर n, अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा 2 गुणा 3 और इसकी पावर n। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आया, केवल 2 आया है। तो 2 अभाज्य संख्या आई है लेकिन 5 नहीं आई है। तो जब 5 नहीं आई तो ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो आप इसको बस इतना लिख सकते हैं कि चूँकि 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आती है, ठीक है, 2 ही आती है। इसलिए क्या होगा ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 5 भी अभाज्य संख्या इसमें आ जाती तो ये 0 पर समाप्त होता। जहाँ n जो है ये प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए 6 की पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इसमें इतना ही लिख सकते हैं और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो रीजन बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हल करते हैं। पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसमें देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, तो इसमें से 13 कॉमन आ सकता है। बचेगा क्या 7 गुणा 11 प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78। अब यहाँ पर देखिए जो 78 है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जब किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक संख्याओं से वो विभाजित हो तो वो क्या कौन सी संख्या होती है, वो संख्या होती है भाज्य। हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड
संभव हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। दूसरे को चेक करते हैं अब इसमें। यह 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। यहाँ से भी 5 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस के 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 7 6 42 और इधर से करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12 और जब मल्टीप्लाई होगा इनका तो ये हो जाएगा 1008 प्लस के 1। तो सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 1009। यहाँ पर भी 1009 के एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं या एक से अधिक, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होने संभव हैं, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होने संभव हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल है ये प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, इस तरह से ये वृत्ताकार पथ है, और सोनिया मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करती है सोनिया, और इसको पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और यहीं से रवि स्टार्ट करता है एक ही स्थान से, और एक ही समय से चलना स्टार्ट करते हैं रवि, और इसको लगते हैं यहाँ एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो जब ये चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से घूमते हैं, तो पूछा है कि ये कितने समय बाद इसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो इसमें करना क्या है, जब ये इस चक्कर लगाएंगे, इसमें घूमते रहेंगे, तो कुछ यानी एक समय ऐसा आएगा जिस पर ये दोनों उसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जो समय दिया है दोनों का उसका एलसीएम निकाल दीजिए, और जो एलसीएम निकल के आएगा वही इसका उत्तर होगा, और उसी समय पर ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हल करते हैं इसको। 18 और 12, तो 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। तो 2 9 18, 3 को काटेंगे 9 को, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसके करेंगे इसी तरह से, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 12 यानी 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2। और जो 12 के फैक्टर आए अभाज्य गुणनखंड वो आए 2 गुणा 3। यहाँ पर 2 2 बार, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुणा 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम निकाल दीजिए 18 और 12 का। जब ऐसी कंडीशन आती है कि सवालों में कि कहाँ मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, जो बेनिस्ट होता है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं, और जो बचते हैं उनको भी लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 3 भी कॉमन है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और ये 9। दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 9 चौक, गुणा करेंगे 4 और 9 की, तो 9 चौक 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद
मिलेंगे, यानी 36 मिनट के बाद वो उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो आप ये पहली एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।